तो आज हम शुरू करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हमारा आज शुरू करते हैं ये। तो पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, डी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसे आगे भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जब भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डेरिवेटिव निकालेंगे किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा, जैसे कि मान जो हम ये देखो पहले डेफिनेशन लिख लो। डेरिवेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable, जैसे कि हम लिखते हैं ना कई बार, जैसे y डिपेंडेंट है, कोई y ये फंक्शन है x का, ठीक है जी। हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं y इक्वल टू एफ डैश एक्स, वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x किसी पे डिपेंडेंट नहीं, तो वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तो हमने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक लिया सिर्फ, लेकिन हमने देखा होगा जैसे पीडीए में देखते हैं हम z इक्वल टू में फंक्शन ऑफ x कोमा वाई, दो का फंक्शन होता ना, या फिर w इक्वल टू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कितने का भी हो सकता मतलब ये। तो ये तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी। या फिर जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे भी और वाई पे भी। तो इनका जब डेरिवेटिव निकालते हैं हम किसके रेस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकालते हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? एक्स के में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? एक्स। तो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जैसे ये मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है जी। या फिर हम ये लिख लें d2y बाई डी एक्स टू, या फिर ये लिख लो d2y बाई डी एक्स टू प्लस में 3x dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 4। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम यार, कुछ भी। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा पहले इसकी बुक देख लो, हम बुक कहाँ कौन सी से करेंगे इसको। बुक होगी हमारी MD राय सिंघानिया, ये दिख रहा है, ये MD राय सिंघानिया। इस बुक से हम इसको करेंगे, वैसे कोई भी बुक से ले सकते हो तो हम, लेकिन हम इससे कर रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, अब देखते हैं हम इसके टाइप्स पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं कि ये होती है दो टाइप की, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स देखो पहले, टाइप्स ये होगी, पहली होगी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होती है? ऑर्डिनरी होती है जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ऑर्डिनरी होगी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक ही हो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। तो ठीक है जी, जैसे यही वाला, ये यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक ही है, या फिर ये तीनों ही सिंगल वेरिएबल है, तो ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी टाइप होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है? जब वन और मोर, यहाँ लिखा ना हमने, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन। पार्शियल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इनका डेरिवेटिव होना जरूरी है। ऑर्डिनरी में डेरिवेटिव होगा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और पार्शियल में डेरिवेटिव होगा मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है जी। ऑर्डिनरी में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और पार्शियल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अच्छा,
अब हम समझते हैं ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर, एग्जांपल से समझो इसको। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे यही है d2y बाय dx2 प्लस 4y इक्वल टू e की पावर x। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, y को कितनी बार डेरिवेटिव निकाला हमने, 2 टाइम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इक्वल टू 2। रीज़न d2, तो ये हमें ये देखना कि d2 कि d कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम y को, ठीक है, ये होता ऑर्डर। और एग्जांपल देख लो एक बार तब समझ आएगा ये। हाँ, जैसे ये लिख लो तुम एग्जांपल सेकंड, dy बाय dx इक्वल टू y प्लस साइन x, ठीक है जी। तो इसमें देखो d कितनी बार डेरिवेटिव निकाला हमने y का, एक बार, तो ऑर्डर क्या हो गया, सिर्फ 1, समझे, ये होता है। तो यहाँ पे समझ आया ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको बोलते हैं ऑर्डर। तो कि y को कितनी बार डेरिवेटिव निकाला हमने, डिफरेंशिएट किया है 2 बार, तो ऑर्डर 2 हो गया, यहाँ पे 1 बार, तो ऑर्डर 1 हो गया। अच्छा, और एग्जांपल ले लो 1-2, उससे और इजी हो जाएगा। हाँ, जैसे कुछ भी फंक्शन बन रहा हो, ये ले लो तुम, log dy बाय dx इक्वल टू ax प्लस by। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ, बेशक डेरिवेटिव हमारा log के या किसी भी फंक्शन के साथ आ रहा हो, साइन कॉस log कुछ भी, बस हमें ये देखना होगा कि ये डिफरेंशिएट कितनी बार हो रहा है, y को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम 1 बार कर रहे हैं तो सीधा ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि वो वेरिएबल कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है जी, ये होता है हमारा ऑर्डर। अच्छा, तो कुछ एक जनरल फॉर्म लिख दें अगर हम इसकी, तो जो ऑर्डर 1 की जो भी फॉर्म होगी इज ऑफ फॉर्म, ये मान लो आप फॉर्म f ऑफ x y dy बाय dx, कि अगर dy बाय dx होगा और x और y में कोई भी एक फंक्शन बन रहा हो कुछ भी, तो हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा सिर्फ 1। अगर ऑर्डर 2 का लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म का होगा, फॉर्म f ऑफ x y d2y बाय dx2, 2 बार डिफरेंशिएट, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑर्डर 2। ऐसे ऑर्डर अगर हम n ले लें, ऑर्डर n हो जाए, तो ये किस फॉर्म का आएगा, f ऑफ x y d की पावर n y अपॉन d x की पावर n, समझे। ये होती है एक जनरल फॉर्म की, हमें किस तरह से याद रखना है कि भाई कितने ऑर्डर पे ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगर सिर्फ 1 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 है, 2 बार कर रहे हैं 2 है, अगर n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑर्डर n हो जाएगा। अब आगे ऑर्डर समझ। अब देखते हैं हम डिग्री, कि डिग्री कैसे फाइंड कर रहे हैं। ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि ऑर्डर क्या होगी इस इक्वेशन की, या डिग्री क्या होगी इसकी। तो डिग्री क्या होती है, अब देखो, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी, तो कैसे लिखेंगे इसे, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वो होती है डिग्री हमारी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारी ये होगी ना डेरिवेटिव, इसको हम फ्री, डेरिवेटिव शुड बी मेड फ्री ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। रेडिकल्स और फ्रैक्शंस से हम इसको डेरिवेटिव को फ्री कर देंगे। कैसे, जैसे कि जो भी डिग्री होती है ना वो इंटीजर्स में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के लिए देखें तो ये देखो, एग्जांपल लो एक, इससे समझ आएगा। x d2y बाय dx2 इसकी क्यूब प्लस में y स्क्वायर dy बाय dx इसकी 4 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अच्छा, पहले तो मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें ऑर्डर क्या होगा। हमने क्या बताया
मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हो रहा वाई, 2 टाइम्स। जब ये होता है तो ऑर्डर कितना आता है, तो ऑर्डर तो साफ साफ मुझे कितना पता चल गया, 2 है। अब मुझे ये बताओ जो ऑर्डर था उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये, इसकी पावर कितनी है, 3। तो डिग्री क्या होगी, 3। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इसकी पावर क्या है, मैं सिर्फ ये देखूंगा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, वो हमारी डिग्री कहलाई जाएगी। और जितनी बार हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो रहा है वो हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है जी। अच्छा, इस लाइन का आप देखते हैं कि ये इसका क्या मतलब था कि हमें ये रेडिकल से फ्री करना है। तो अब देखो, जैसे एग्जांपल सेकंड लो, d2y/dx2 इक्वल टू k 1 प्लस dy/dx इसका होल क्यूब, इसकी पावर 5/3। अब देखो ये पावर क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर फ्रैक्शन में आ रही है, और मैंने क्या कहा था कि फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। तो इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या कर दूं मैं, दोनों साइड क्यूब कर दूं, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो d2y/dx2 इसकी पावर 3। अच्छा एक मिनट रुको, यही देखो पहले, 1 प्लस dy/dx इसका होल क्यूब इसकी पावर 5। ठीक है, ये ठीक है। अब तो कोई फ्रैक्शन नहीं है मेरे पास, अब डिग्री निकाल सकता हूँ मैं। डिग्री निकालने के लिए क्या देखूँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या dy/dx है, नहीं, क्या है d2y/dx2। इसकी पावर देखनी है मुझे, इसकी पावर कितनी है, 3। तो डिग्री क्या होगी, अब 3 होगी। अगर तुम पहले निकालते तो तुम्हें दिखता सिर्फ 1, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन फ्री करना मुझे, उससे पता चलेगा कि इसकी पावर कितनी आ रही है। समझे, डिग्री ये होती है डिग्री 3, इसलिए इसमें बोलते हैं कि फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखो ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर तो तुम यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, भाई डिफ्रेंशिएशन तो मेरा 2 ही बार हो रहा ना। इस इक्वेशन में देखोगे तो भी 2 टाइम्स है, इसमें वो डिफ्रेंशिएशन वो भी 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर तो 2 ही हो गया, सिंपल। वो तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी। इसीलिए ऑर्डर की डेफिनेशन में कहीं भी ऐसा नहीं था कि उसको रेडिकल फ्री या फिर फ्रैक्शन फ्री करना पड़ेगा, लेकिन डिग्री की में है, तो डिग्री निकालते टाइम हमें फ्रैक्शन फ्री करेंगे तब निकालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक एग्जांपल और देखना है, ये बहुत है, चलो देख लो, एक और देख लो। जैसे ये है d2y/dx2 इसकी पावर 1/3 इक्वल टू y प्लस dy/dx इसकी पावर 1/2। अच्छा, अगर मैं यहीं से ऑर्डर निकालने की कोशिश करूँ तो निकाल सकते हो। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का क्या मेरा डेफिनेशन, ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका, 2 टाइम्स। कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है भाई, 2 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर तो साफ साफ 2 हो गया। अब हम निकालेंगे डिग्री। लेकिन मुझे बताओ डिग्री में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, डिग्री में है कि मुझे ये रेडिकल या फ्रैक्शन फ्री करना है। यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को अगर मुझे ख़त्म करना है तो मैं क्या कर दूँ, क्यूब बोथ साइड। तो पहले क्यूब बोथ साइड कर लो, क्यूब बोथ साइड। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे आया समझ में क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर समझ आया क्या निकाला मैंने, d2y/dx2 इसकी पावर 1/3 y प्लस dy/dx। ऑर्डर होता है मैक्सिमम डेरिवेटिव, वो है 2, तो ऑर्डर 2 आ गया। अब निकालते हैं हम डिग्री। डिग्री के लिए मुझे फ्रैक्शन फ्री करना है इसको, तो मैं पहले क्यूब कर रहा हूँ। क्यूब करो, देखो 1 मिनट, ये देखो क्यूब बोथ साइड करेंगे तो d2y/dx2 इसकी पावर 1 हो जाएगी, y प्लस dy/dx इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये 1 होगी, देखो ये है, यहाँ पे क्यूब कर रहे हैं हम तो ये 1 होगी, और यहाँ पे जब क्यूब करोगे तो 3/2 हो जाएगी। लेकिन फ्रैक्शन तो अब भी आ रहा है इसमें, तो अब क्या कर दूँ मैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग करोगे तो d2y/dx2 इसका होल स्क्वेयर, y प्लस dy/dx इसकी होल क्यूब। अब मुझे बताओ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 2, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 2। समझ आया।
ऑर्डर भी 2 था इस इक्वेशन का और डिग्री भी 2 है। तो अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं हम अब क्या है टॉपिक, क्या है अब, और एग्जांपल देखना बहुत है। चलो एक और देख लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये है dx3 इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx की पावर 5। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ऑर्डर कितना पता चल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3, तो ऑर्डर तो सीधा सीधा 3 हो गया। अब देखो फ्रैक्शन में आ रहा है 1/2 है, क्या करूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा d3y/dx2 इसकी होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx इसकी पावर 5। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 आ गई। समझ गए, फ्रैक्शन तो नहीं है, अब कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर आ गया मुझे समझ में, डिग्री आ गया। अब तो नहीं है, और तो कोई डाउट नहीं है, या और देखना कुछ। अच्छा एक और देख लो, इससे तो मैं थोड़ा और एक और देखो। जैसे y इक्वल टू एक्स dy/dx प्लस में साइन dy/dx। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो dy/dx है, एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर कितना आ गया 1। लेकिन क्या मैं इसमें डिग्री फाइंड कर सकता हूँ, इसकी पावर क्या होगी मुझे कुछ पता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है साइन का, तो इसकी पावर क्या होगी, क्या है साइन के साथ। ये फंक्शन ऐसा हो गया कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप में नहीं है, तो हम ये क्या हो रहा है एक ऐसा फंक्शन साइन का, तो हमारे यहाँ पे डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइन, क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि इसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो ऑर्डर तो हो गया 1 और डिग्री नॉट डिफाइन। एक और लेकर देख लो, चलो y 3 टाइम डिफरेंशिएशन है, 3 डेज का मतलब समझते हो ना, 3 टाइम डिफरेंशिएशन इसकी पावर 1/3 प्लस एक्स वाई 2 टाइम डिफरेंशिएशन इक्वल टू 2005। ठीक है जी। मैक्सिमम टाइम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है 3 टाइम्स, तो ऑर्डर तो सीधा सीधा 3 हो गया। लेकिन फ्रैक्शन आ रहा है, तो मुझे फ्रैक्शन ख़त्म करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ इक्वल टू में 2005 माइनस में एक्स वाई डबल डैश। अब मुझे बताइए फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए क्यूब बोथ साइड वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 2005 माइनस में एक्स वाई डबल डैश इसकी पावर होल क्यूब। अब मुझे बताओ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या होगी 1। अब आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में कि डिग्री और ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मुझे डिग्री और ऑर्डर फाइंड करना आ गया। अब देखो, अब देखते हैं, हम ये समझते हैं पहले कि हम कि ये एक मिनट। अब हम आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहाँ से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। ये होती क्या है, ये होती है, देखो अभी मैंने डिग्री समझा, डिग्री क्या होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना, वो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम ज़्यादातर वाई लेके चल रहे हैं। इसमें हमारे केसेस में सब में हम वाई लेके चल रहे थे ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव occur in first degree only।
कि जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा y या फिर y का डिफरेंशिएशन वो सारे फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, उनकी कोई भी पावर ना होनी चाहिए 1 से ज़्यादा। समझ गए? या फिर दूसरा केस है इसमें कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अकर, CUR अकर। ठीक है जी, कि ना तो हमारा कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट आना चाहिए और ना ही उनकी कोई डिग्री होनी चाहिए ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। ये सब फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, y और y का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ आएगा। जैसे कि ये देखो dy/dx इक्वल टू में x प्लस साइन x। ठीक है जी, यहाँ पे कितना है, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, dy/dx एक टाइम डेरिवेटिव है, पावर कितनी है इसकी, डिग्री क्या होती है इसकी पावर, ये कितनी है 1, तो क्या हो गया ये लीनियर हो गया। अच्छा जी, अच्छा जैसे ये है d2u ले लो, d2u/dx2 प्लस में d2u/dy2 प्लस d2u/dx dy इक्वल टू 0, ये है। ठीक है जी, इसमें बताओ मुझे ये कितना y है, उसका डेरिवेटिव कितने है 2 टाइम्स, सॉरी हमने यहाँ पे u लिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, इसका डेरिवेटिव कितना है 2 टाइम्स, इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है तो डिग्री कितनी होगी 1, तो फर्स्ट डिग्री में है, तो ये क्या हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? अच्छा जी, अब देखते हैं हम कि नॉन लीनियर क्या होती है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है, कुछ भी नहीं है, वही है कि जो इक्वेशन लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है, बस। और क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो d4x अपॉन में dt4 प्लस d2x अपॉन में dt2 प्लस dx अपॉन dt इसकी पावर 5 इक्वल टू e की पावर t। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ इसमें जो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम इसकी पावर 5 होगी, तो डिग्री कितनी होगी 5। मैंने क्या कहा था कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो या फिर उसका कोई भी डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा ना होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए, लेकिन ये तो पावर 5 चलेगी, तो ये क्या होगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर है। आगे बात समझ में, लीनियर क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होती है। ठीक है जी, अब हम करेंगे इनके सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं इनका। अच्छा जी, ये देखो अब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। अब यहाँ से होगा शुरू, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो जब भी कोई एक रिलेशन फाइंड करेंगे हम, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable which when substituted in differential equation reduces it to an identity is called solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है इसका, एक हम रिलेशन फाइंड करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था y हमारा, इंडिपेंडेंट x और y में हम कोई रिलेशन फाइंड करेंगे, उस रिलेशन को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो एक आइडेंटिटी फॉर्म कर देनी चाहिए, वो होता है एक इसका सॉल्यूशन।
जैसे कि वहाँ एग्जांपल देखो, y इक्वल टू में c e की पावर 2x, ये है, ये सॉल्यूशन है किसका, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी वो है y डैश इक्वल टू में 2y। अब y हमारा ये था, ये एक रिलेशन है y और रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट, इनके बीच में एक रिलेशन है। ये सॉल्यूशन जब होगा कि जब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो y डैश है यहाँ पे, तो हम y डैश फाइंड करते हैं, y डैश इक्वल टू c इंटू में 2 e की पावर 2x, क्योंकि इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x का e की पावर ax का e की पावर x इंटू में a के आए 2, तो c2a, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2c e की पावर 2x इक्वल टू 2 y क्या था c e की पावर 2x। ये आइडेंटिटी बन गई, दोनों बराबर है, सेम है। जब ये सेम आ जाए तो ये क्या है, ये इसका एक सॉल्यूशन है कि इन दोनों में कोई रिलेशन होगा ऐसा जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये होती है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो हम निकालते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये होता है जनरल। अब सॉल्यूशन भी कई टाइप के होते हैं ना, जनरल सॉल्यूशन हो सकता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है, सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे कई टाइप के होते हैं सॉल्यूशंस। तो इनको निकालते हैं कि होते क्या क्या है, कि जनरल सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहेंगे। देखो ये देखो ये है जनरल सॉल्यूशन। जैसे यही वाली इक्वेशन थी, मतलब कि हमारी जनरल सॉल्यूशन रहेगा जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके बराबर होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मुझे पता है ना, जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा मैक्सिमम उसके बराबर हो जाए उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे अभी हम पिछले एग्जांपल से ही लेते हैं, ये वाला था ना हमारा, यही वाला, जैसे यही ले लो, y इक्वल टू में c e की पावर 2x, y डैश इक्वल टू में 2y। ऑर्डर कितना है 1, क्यों, डिफरेंशिएट कितनी बार हो रहा मैक्सिमम 1। और सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, 1। तो जितने डिवाइड और जो उसका ऑर्डर है उतने ही अगर कांस्टेंट आ जाए मेरे सॉल्यूशन में तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी। यही है बस जनरल सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे ऑर्डर के बराबर होने चाहिए हमेशा। अच्छा जी, पार्टिकुलर क्या होगा, नाम ही सजेस्ट कर रहा होगा तुमको, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर का मतलब क्या है, तुम्हें नाम बता रहा होगा कि हम जो कांस्टेंट है उसको एक पार्टिकुलर वैल्यू दे देंगे अपनी मर्जी से, गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है जी। मतलब कि जो भी हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है उसमें जो कांस्टेंट है उसको अगर मैं कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दूं उसको बोलते हैं हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो क्या लिखा हमने, गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। जनरल जीएस मतलब जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो जैसे यही वाला इक्वेशन है, इसमें c इक्वल टू में 5 डाल दूँ, y इक्वल टू में 5 e की पावर 2x, ये सॉल्यूशन हो जाएगा y डैश इक्वल टू में 2y का। तो हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू खुद ने दे दी अपनी मर्जी से, c इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो हमें समझ आएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखो, अब देखते हैं हम कि हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है जब हमारा मान चलो कोई इक्वेशन है, जैसे मान लो यही है हमारा x, y में कोई रिलेशन आया,
ये सिंगुलर सॉल्यूशन तब कहलाया जाएगा जब पहला केस क्या हो कि ये एक तो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये हम जो हमारे सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। सेकंड, हमारा ये जो है ये कोई भी कांस्टेंट ना होना चाहिए, इसमें डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट, ठीक है जी। और तीसरा, ये जो है इसमें हम अपनी मर्जी से, ये मतलब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी ना होना चाहिए, दिस इज नॉट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स कि हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट को कोई वैल्यू दे दें, ऐसा भी ना हो, और इसमें कांस्टेंट होना भी ना चाहिए, और ये सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे हम, सिंगुलर सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है, लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट ना हो, और कांस्टेंट ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डाल के ख़त्म कर दो, उसमें वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ गए? अच्छा जी, अब देखते हैं हम फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन क्या होता है, ये देखो। अब आते हैं हम, इसके कोई एग्जांपल वगैरह देखने हैं। जैसे एग्जांपल ले हम तो पहले फैमिली ऑफ कर्व्स देख लेते हैं। चलो, FAMI, फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है जी। ये क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व होता है देखो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है x, y, c, बहुत सारे कांस्टेंट है इसमें cn तक, ठीक है जी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कर्व, किसमें, इन xy प्लेन में, ठीक है जी। तो ये जो डिफरेंट वैल्यू c की अगर हम डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, जैसे C1, C2, C2, C3 अप टू Cn तक, तो ये इन्फिनाइटली मैनी कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक फैमिली ऑफ कर्व हो रहा है कि हम इसी में बहुत सारी वैल्यूज डाल रहे हैं, और वो मतलब सिर्फ हम c को चेंज कर रहे हैं, और वो अलग अलग कर्व बनते जा रहे हैं, लेकिन कर्व सेम ही है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से हम समझेंगे तुम इसको, x² + y² इक्वल टू c है, ठीक है जी। हाँ देखो, ये देखो, एक मिनट, ये है x² + y² इक्वल टू c। अब ये किसकी इक्वेशन है, x² + y² इक्वल टू c। ये इक्वेशन होती है एक सर्कल की। ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, सेंटर जिसका 0, 0 होगा, रेडियस कितनी होगी, ये होगी c। लेकिन अगर मैं c की वैल्यू को चेंज करता चला जाऊँ, जैसे मान चलो पहले 1 थी, फिर मैंने 2 डाल दी, ये आ गया, फिर मैंने 3 डाल दी, ये हो गया, फिर मैंने 4 डाल दी, ये हो गया, तो कर्व वही है। लेकिन अगर मैं c की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू चेंज करता चला जाऊँ, तो ये बस अपनी रेडियस बढ़ाता चला जाएगा, कर्व सेम रहेगा ना, उसी टाइप का। इक्वेशन वही है, लेकिन रेडियस चेंज हो रही है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो ये क्या होती है, ये होती है एक फैमिली ऑफ कर्व्स, कि सेम टाइप का कर्व्स बनता चला जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी है, ठीक है जी। इसका वर्किंग रूल लिख लो। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है पहले तो राइट डाउन दी गिवन इक्वेशन। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है ना, उसे ऐसे कैसे ही लिख लो, ठीक है जी। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल
वेरिएबल। हम ज़्यादातर x लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, अगर कुछ और गिवन हो t u v कुछ भी, तो हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल याद रखना, ठीक है जी। और कब तक करना है डिफ्रेंशिएट? सक्सेसिवली एज मैनी एज नंबर ऑफ कांस्टेंट। जितने हमारी इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं उतनी ही बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा? हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है जी। उन कांस्टेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई जाएगी। एग्जाम्पल के देखते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, जैसे y इक्वल टू में a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -3x, ठीक है जी। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं? 2, a और b, ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये तो होगी स्टेप 1 कि हमने इक्वेशन को ऐसे कैसे ही लिख दिया। स्टेप 2 क्या है? डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, कितने टाइम्स? जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट, मतलब कि 2 बार। पहली बार करो y डैश का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स। वाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स 2। तो समझ गए, जितनी बार यहाँ पर डैश लगता है उतनी बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है। e की पावर ax का क्या होता है? e की पावर ax इंटू में a जो 2 है यहाँ पे, प्लस b इंटू में e की पावर -3x। यहाँ पे a क्या है? -3, यही तो होता है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax इक्वल टू e की पावर ax इंटू में a जो कांस्टेंट होता है ऊपर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक बार और करना है, क्यों? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं? 2। तो अब क्या आया? अब यहाँ 2a e की पावर 2x इंटू 2 प्लस में b -3 मल्टीप्लाई में था e की पावर -3x इंटू में -3। तो y डबल डैश कितना हो गया? y डबल डैश हो गया 4a e की पावर 2x प्लस में 9b e की पावर -3x, ठीक है जी। और यहाँ से क्या आया? y डैश a। अच्छा, अब देखो ये y डैश क्या था? y डैश था मेरा 2a e की पावर 2x -3b e की पावर -3x, ठीक है जी। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें देखो ये करो थर्ड प्लस में 3 टाइम्स इक्वेशन सेकंड, तो ये करेंगे तो y डबल डैश प्लस में 3y डैश थर्ड प्लस में 3 टाइम्स दिस 4a e की पावर 2x प्लस 3 इंटू 2 6a e की पावर 2x, यहाँ पे प्लस में 9b e की पावर -3x माइनस में 3 इंटू 3 9b e की पावर -3x। इससे ये कैंसल, तो बचा क्या? 10a y डबल डैश प्लस में 3y डैश इक्वल टू में 10 e की पावर 2x इंटू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? y डबल डैश प्लस में 3y डैश अपॉन 10। अच्छा, मैं कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो मुझे a की वैल्यू ये फाइंड होगी। अब मैं b फाइंड करूँगा यहाँ पे पुट करके, किसी में पुट कर लो, जैसे मैं इसमें कर दूँ y डैश इक्वल टू 2a बोले तो y डबल डैश प्लस में 3y डैश अपॉन 10 -3b e की पावर -3x। ये इधर ले जाऊँ, ये इधर ले जाऊँ, तो देखो 3b e की पावर -3x इक्वल्स टू y डबल डैश प्लस में 3y डैश अपॉन 5 माइनस में y डैश इक्वल टू y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 5y डैश अपॉन 5। तो यहाँ से y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन 5, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखो एक मिनट,
अच्छा जी, ये आया अभी तक हमारे पास। तो यहाँ से ये आ गया b इक्वल टू में y डबल डैश माइनस, एक मिनट यहाँ पे e की पावर 2x भी आएगा, सॉरी ये था ना यहाँ पे, या फिर ये लिख लो कि यहाँ पे इसको e की पावर 2x को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये था ना यहाँ पे a e की पावर 2x, तो जब मैंने इसमें पुट किया तो ये a की पावर 2x ही सीधा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये पूरी वैल्यू मैंने ऐसे कैसे यहाँ पे पुट की, वाई डैश इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर 2x ये है, इससे सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो b e की पावर माइनस 3x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वाई डबल डैश माइनस 2 वाई डैश अपॉन 3 इंटू 5 15, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी आ गई। अगर मैं इनको वैल्यू इनको यहाँ पे पुट करूँ तो y इक्वल टू, ये था मेरे पास a की पावर 2x, a की पावर 2x की वैल्यू y डबल डैश प्लस 3 वाई डैश अपॉन 10 प्लस b e की पावर माइनस 3x, इसकी वैल्यू y डबल डैश माइनस 2 वाई डैश अपॉन 15, एलसीएम लोगे 30, तो 3 वाई डबल डैश प्लस में 9 वाई डैश प्लस में 2 वाई डबल डैश माइनस में 4 वाई डैश। ठीक है, एलसीएम लोगे 2, ठीक है, तो ये 5 वाई डबल डैश प्लस 5 वाई डैश अपॉन 30, तो y इक्वल टू में वाई डबल डैश प्लस में वाई डैश अपॉन 6 हो गया एलिमिनेट कांस्टेंट भी। आगे समझ में क्या हुआ, तो ये है मेरे पास। ठीक है जी, तो मुझे मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन को ऐसे कैसे ही लिखा, उसको डिफ्रेंशिएट किया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट मेरे पास कितने हैं, 2, a और b, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, उनमें से मैंने एलिमिनेट किया फिर a और b को, क्योंकि मेरा स्टेप यही था कि मुझे कांस्टेंट चाहिए नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैंने उनको एलिमिनेट किया। मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड की, यहाँ से ये वैल्यू फाइंड की, इनको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है मैंने। ठीक है, ये यहाँ पे लिख सकते हो तुम, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट में जब मैंने पुट की तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इसमें कहीं भी कांस्टेंट नहीं है और डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है, तो हो गई ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस b ई की पावर माइनस 3x प्लस c ई की पावर x। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करना मुझे, कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कितनी बार करना, 3 बार। y डैश इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a ई की पावर 2x माइनस 3b ई की पावर माइनस 3x प्लस में c ई की पावर x। 2 कांस्टेंट a ऊपर, a ई की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 2 यहाँ पे कॉमन वो था कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस 3 था तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे 1 था तो वो 1 ही है। y डबल डैश क्या हो गया, फिर से 4a ई की पावर 2x प्लस में 9b ई की पावर माइनस 3x प्लस c ई की पावर x, ट्रिपल डैश क्या हो गया, 8a ई की पावर 2x प्लस सॉरी माइनस 27b ई की पावर माइनस 3x प्लस c ई की पावर x। डिफरेंशिएट कितनी बार करना, 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने, 3a b और c। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये ए बी सी इसमें से ख़त्म करने, कैसे भी कुछ भी करूँगा मैं, यस इनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो वाई ट्रिपल डैश, ये देखो ये बहुत गंदी इक्वेशन बनेगी, इसमें करते क्या है, हम वो ले लेते हैं, this into 2 times this, एक मिनट क्या कर सकते हैं हम इसमें, 2 इंटू में 4 देखो इसमें करते क्या हम, इसके लिए एक, अच्छा जब ये 3 कांस्टेंट आ रहे हैं,
अब देखो मुझे मेरे सामने चैलेंज आ रहा है कि मैं इन 3 कांस्टेंट को 3 इक्वेशन से एलिमिनेट कैसे करूं। या तो मैं इसमें वो ले लूं, ये क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कर लूं इसको, लेकिन उससे भी मैट्रिक्स से भी मुझे 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, जिसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए क्या हुआ, एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। जैसे जब भी ऐसी इक्वेशन आए ना, ये फॉर्मूला लिख लो तुम, ये लिख लो या कुछ भी देख लेना। y = a e की पावर ax, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका क्या होता है, b e की पावर bx प्लस c e की पावर cx। इस टाइप से जब भी बने ना, तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बनती है, y ट्रिपल डैश माइनस a, हाँ देखो, y ट्रिपल डैश माइनस a प्लस b प्लस c, y डबल डैश प्लस ab प्लस bc प्लस ca, y डैश माइनस abc y = 0। आगे समझ। अच्छा जी, अब देखो इसको, इस फॉर्मूला को मैं इनके थ्रू पुट करने की कोशिश करता हूँ कि आंसर निकालेंगे हम। तो मैं अगर इसमें पुट करूँ, ये तो हो गया फॉर्मूला सिंपल, ठीक है जी, यहाँ तक ये रहा। मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूँगा इस वाली इक्वेशन में। ऐसे तुम्हें पता चल गया, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, y ट्रिपल डैश माइनस a कितना है, अब देखो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से a क्या है, 2 प्लस b कितना है, -3 प्लस c कितना है, 1, y डबल डैश प्लस ab 2 × -3 -6 प्लस b × c -3 प्लस c × a 2, y डैश माइनस abc तीनों -6 y = 0। पता चला। ये स्मॉल ए बी सी कौन से थे, इनकी पावर थी ये, तो यहाँ पे पावर a क्या हो गया 2, यहाँ से पावर b क्या हुआ -3, c क्या हुआ यहाँ से 1, और ये कैपिटल ए बी सी क्या थे, इनके आगे के कांस्टेंट, तो वो तो ऐसे ही हैं अभी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो इसमें पुट करो y ट्रिपल डैश माइनस 2 + 1 3 - 3 0 y डबल डैश प्लस -6 -3 -9 + 2 -7 y डैश माइनस प्लस 6 y = 0। तो क्या इक्वेशन आई मेरे पास, y ट्रिपल डैश -7 y डैश प्लस 6 y = 0। इसमें कहीं भी कांस्टेंट है नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन गई, ये होती है फॉर्मेशन। तो ये हमें याद रखना है कि इस टाइप के ने कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें से होने को वैसे भी हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे b को एलिमिनेट करने के लिए, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस रहेंगे इसको, समझ गए। तो हमने डायरेक्ट फार्मूला ये ड्राइव कर लिया इसके लिए। अच्छा जी, एक और कर ले इसके लिए, चलो एक और देख लेते हैं। चलो जैसे ये मान लो एक थर्ड एग्जांपल है, y = e की पावर ax c1 sin bx माइनस c2 cos bx, ठीक है जी। ये ले लो क्वेश्चन। c1 c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c1 और c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कांस्टेंट कितने, 2, डिफरेंशिएट करने के बाद कितने टाइम करना, 2 बार। पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर ax कांस्टेंट लिया, इसका करेंगे तो c1 साइन का, b कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन का cos bx, माइनस में c2 इसका b कांस्टेंट बाहर आएगा, cos का, माइनस साइन bx, ठीक है जी। अच्छा, प्लस अब ये कांस्टेंट रखेंगे हम पूरा, c1 sin bx माइनस c2 cos bx, e की पावर ax का, इसका होता है a e की पावर ax, ये कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखो ये क्या है, दिस इनटू में e की पावर x क्या है, यही सेम चीज़ है, तो ये y हो गया, तो y डैश क्या हो गया, e की पावर ax, b बाहर था, b बाहर हो गया, दोनों से कॉमन ले लिया, c1
कॉस बी एक्स माइनस माइनस प्लस C2 साइन बी एक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये और e की पावर x क्या हो गया y, तो इसको मैं प्लस में ay लिख सकता हूँ। ये रहा, ये सेम चीज़ ये रही, e की पावर x इसके साथ ये रहा, लेकिन एक बाहर एक्स्ट्रा है तो a इधर मल्टीप्लाई करके इसको सब को y लिख दिया। ये ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना मुझे, क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट कितने थे 2, तो मैं डिफ्रेंशिएट कितने बार कर सकता हूँ 2 बार। अच्छा, इसको फिर से करो, b तो ऐसे ही है, e की पावर x ऐसे ही, C1 कॉस का क्या होता है माइनस का b साइन बी एक्स प्लस में C2 b साइन का कॉस बी एक्स प्लस b। अब e की पावर ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a e की पावर ax, इसमें अब साइन C1 कॉस बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स प्लस a y डैश। ठीक है जी। ए वाई डैश किसका है, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, चेन रूल, कि दिस कांस्टेंट सास, इसको कॉमन रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा ऐसे। ठीक है, और फिर इसको कॉमन ऐसे ही रखा और इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, और ए वाई का डिफ्रेंशिएशन ए वाई डैश। ठीक है, वाई डबल डैश प्लस। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस बी फिर से माइनस बी कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या बचेगा, C1 साइन बी एक्स माइनस C2 कॉस बी एक्स। ठीक है। अच्छा जी, और ये देखो ये वाला क्या है। अच्छा, ये बताओ मुझे, b ई की पावर एक्स और ये वाली चीज़ें, ये सारी किसके बराबर है, यहाँ से ले सकता हूँ मैं ये वैल्यू, यहाँ से ए तो बाहर लिया मैंने। ठीक है, ये देखो ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, वाई डैश माइनस ए वाई, यहाँ पे ए कॉमन था ये रहा, बी ई की पावर ए एक्स और ये पूरा फंक्शन ये रहा। इस सब को लिख दूँ मैं वाई डैश माइनस ए वाई प्लस ए वाई डैश। कोई दिक्कत तुमको, ये कांस्टेंट तो मैंने ये रख लिया है यहाँ पे, ये रहा, इसके साथ में b e की पावर ax, b e की पावर ax और C1 cos bx प्लस में C2 sin bx। ये पूरा फंक्शन ये किसके बराबर था, y डैश, और इसको मैं इधर ले गया, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो y डैश माइनस ए वाई। इस वाली इक्वेशन का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, प्लस वाई डैश, ये ऐसे कैसे ही। अच्छा, अब ये चीज़ जो चीज़ है ये यहाँ से इतना, ये क्या है, ये फिर से ये साइन बी एक्स माइनस C2 कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ये क्या है y, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर, इसको सबको y लिख दूँ, प्लस में ए वाई डैश माइनस में ए स्क्वायर y प्लस में ए वाई डैश, ऐसे लिख सकता हूँ। तो y डबल डैश प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y माइनस 2a वाई डैश इक्वल टू 0। ए वाई डैश प्लस ए वाई डैश 2a वाई डैश, इधर जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, और ये इधर जाएगा तो प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई दोनों में कॉमन था ये रहा, और ये दोनों इधर जाएंगे तो माइनस 2a। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं कांस्टेंट है नहीं है, तो ये क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट है ही नहीं। समझ आ गई कब करना क्या हमें, तो हमें सिर्फ यही करना है हर क्वेश्चन में कि इक्वेशन को लिखो, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने टाइम डिफरेंशिएट करो और फिर एलिमिनेट कर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ठीक है जी, और यहाँ तक हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और हैं, ये और देख लो छोटी छोटी। उसके बाद अच्छा, तुम इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हो तो एम डी राय सिंघानिया से कर लेना, एम डी राय सिंघानिया अच्छी बुक है, इससे कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। 10-20 क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। हाँ, तो इसमें 2 टॉपिक छोटे छोटे से और ये है, एक तो है रॉन्स्कियन, ये चीज़ ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं तुम देख लेना प्रोनाउंसिएशन, रॉन्स्कियन करके कुछ। ये होती क्या है, जैसे कोई भी n फंक्शंस हैं, कोई भी, जैसे y1x या y2x और y3x अप टू ऐसे हीynx। ठीक है जी, इनको डिनोट करते हैं हम। रॉन्स्कियन में क्या करेंगे, हम इन सारे फंक्शन को w से डिनोट करेंगे, w y1
कॉमा y2 कॉमा y3 अप टू yn तक, ठीक है जी। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट लेना तुम्हें किसका, पहले तो y1 y2 अप टू yn तक जाओ, ठीक है। फिर इनका डिफ्रेंशिएशन y1 डैश y2 डैश अप टू yn डैश तक, फिर y1 डबल डैश y2 डबल डैश yn डबल डैश तक। ऐसे कितने टाइम डिफ्रेंशिएशन, जितने नंबर ऑफ जितने फंक्शन थे ना, n फंक्शन थे, तो इससे एक कम y1 n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, y2 का n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, yn का n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन। समझ गए। तो हमें क्या, जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ले लूँ तो ये ले लो एग्जांपल के लिए x² और x³ है, दो फंक्शन है, तो w क्या होगा इसका, पहले हम क्या लिखते हैं y, ये मान लो y1 इक्वल टू दिस और ये मान लो y2 इक्वल टू दिस, तो y1 y2 ये, तो y1 हमें ये रहा, y2 ये रहा। डिफ्रेंशिएशन कितने, एक बार करूँगा तो इसका 2x, इसका करेंगे तो 3x²। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे कितने टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है, 2 टाइम है तो उससे एक कम n-1, नंबर ऑफ कांस्टेंट n होते हैं तो n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन। नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं मेरे पास, 2 फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएशन कितने टाइम होगा, एक बार, सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन चाहिएगा। इसका जब तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 3x⁴ माइनस में 2x⁴ x⁴, ये हो गया इसका रॉन्क्सियन, ठीक है जी। तो ये होता है यहाँ तक। अच्छा, एक बस ये है छोटा सा इसमें कि लीनियरली डिपेंडेंट किसको बोलते हैं हम और लीनियरली इंडिपेंडेंट किसको, ये यहाँ तक समझ आया। रॉन्क्सियन में क्या करते हैं हम, जितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, और जैसे डिटर्मिनेंट कैसे, y1 y2 अप टू yn तक, उनका एक एक बार डिफ्रेंशिएशन, फिर 2 बार, कितने टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन, जितने नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उससे एक कम n-1 टाइम तक, ठीक है। ये एग्जांपल से देख लिया हमने क्या होता है। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक ये है, और क्या ये लीनियरली डिपेंड, ये हालांकि मैं तुम्हें उसमें भी करा दूंगा, क्या बोलते हैं उसे, लीनियर अलजेब्रा में लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये फंक्शन क्या होते हैं, पर इसका भी देख लो, डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, जैसे मान लो n फंक्शन है इसमें भी, जैसे उसमें था ना रॉन्क्सियन में n फंक्शन, इसमें n फंक्शन है y1x y2x अप टूynx, ये क्या है, ये n फंक्शंस है, ये लीनियरली, और मान लो लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे जब कोई ऐसे कांस्टेंट होंगे n, c1 c2 अप टू cn, जिनसे c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 अप टू cn yn जो होगा ये 0 हो, ठीक है। और ये सारे नॉट ऑल 0, कि ये कोई भी c1 c2 ऐसे कोई भी ऐसी टर्म्स हो जिनमें से सारे 0 ना होने चाहिए, कोई ना कोई एक नॉन 0 हो टर्म, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तब तो है लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ऐसा हो जाए कि ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, c1 y1 प्लस में c2 y2 प्लस c3 y3 अप टू cn yn इक्वल टू 0, पर क्या हो रहा है, c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू c3 इक्वल टू cn इक्वल टू 0, कि अगर ये सारे 0 हो गए तब तो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि अगर ये सारे 0 हैं तो इंडिपेंडेंट है, कि c1 c2 की वैल्यू यहाँ पे जो भी डालेंगे तो ये 0 बनेगी भाई, c1 c2 c3 y की वैल्यू कुछ भी हो तब तो 0 बन जाएगी, क्योंकि c1 c2 सारे 0 हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी ऐसी टर्म हुई जो कांस्टेंट नॉन 0 है, तो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, उस फंक्शन पे डिपेंड हो जाएगा इसको 0 बनाने के लिए। जैसे मान लो यही था, यहाँ पे अगर c3 नॉन 0 और सारे 0 हैं, तो c3 y3 इक्वल टू 0, c3 0 है नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा इक्वल टू 0 होने के लिए, y3 को। तो किस पे फंक्शन, किस पे इक्वेशन डिपेंड करेगी, y3 पे, तो लीनियरली डिपेंडेंट y3 पे डिपेंड है फंक्शन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे 0 हैं, सारे 0 तो y1 y2 y3 कुछ भी डालो तुम, कोई फंक्शन इंडिपेंडेंट है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सारे कांस्टेंट पहले से ही 0 हैं, तो इक्वेशन हमेशा 0 आएगी। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट के लिए कंडीशन है, ये
लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। ये बस यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 एम डी रेसिंगानिया का कंप्लीट हो चुका है।